Well, I will say this that we'll move heaven and earth to see that the BJP doesn't get anywhere near power, and if Congress I needs our help for that, we'll certainly give it. भारतीय राजनीति में दल बदल, छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप के कई उदाहरण सामने आते रहे हैं, लेकिन ऐसा विरले ही होता है कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा या बड़े पद के लिए अपने ही जड़ें खोदने लगे। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, जो अब तक कभी देश के वित्त मंत्री, कभी प्रधानमंत्री तो कभी राष्ट्रपति के पद पर दावा ठोकते रहे हैं। ये बात अपनी जगह है कि ये दावे सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक ही सीमित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को लेकर स्वामी की बढ़ती घटती कुंठा और तीखे शब्द बाण भले ही नए नए एंगल से छोड़े जाते हों, पर उनकी प्रवृत्ति दशकों पुरानी है। यही कारण है कि कई लोग उन्हें गिरगिट मानते हैं। यह सही है या गलत, आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो न भूलें। सुब्रमण्यम स्वामी के चरित्र का एक आकलन जाने माने वकील रहे राम जेठमलानी ने किया है। स्वामी के लिए स्वर्गीय राम जेठमलानी ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वो ऐसे हैं जिन्हें ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है। अपने एक लेख में जेठमलानी स्वामी के बारे में लिखते हैं कि स्वामी विसियस वाइपर यानी सातिर सांप हैं। वे डेंजरस मेगलोमेनियक यानी अधिक महत्वाकांक्षी या अधिकाधिक शक्ति की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। वे डिजीज इंसेक्ट यानी किसी रोग से ग्रसित कीड़े हैं। जेठमलानी लिखते हैं, This country has suffered many misfortunes, but none greater than the vice and persistence in our public life of a despicable character called Subramaniam Swamy. His has been a life of character assassination, malicious mendacity and sordid blackmail of anyone who happens to cross his path. Nobody has been able to deflect him from his criminal course of conduct because few have the inclination to take on this vicious viper and expose him for what he really is. जेठमलानी ने जिन शब्दों का प्रयोग स्वामी का चित्रण किया है, लगभग वही संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर स्वामी की प्रतिक्रिया में देखा जा सकता है। जेठमलानी लिखते हैं, Most good men have no stomach for controversies and fights at the Swamy level. To make mean attacks on those who in good faith have helped him in life is a speciality, and behind all this evil is one fostering frustration that he has not become the Prime Minister of India. True, democracy must take in its stride even dangerous megalomaniacs like him, but equally the people must know what they are dealing with. This diseased insect cannot be disinfected. He has to be crushed and carefully incinerated. It is not enough to throw him into the gutter. That is his natural habitat. There he will grow and flourish. स्वामी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही लेफ्ट लिबरल राजनीति से हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उस दौरान यह कहा जाता था कि वे स्वामी की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। एक समय था जब स्वामी राजीव गांधी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। बोफोर्स घोटाले के दौरान तो स्वामी सदन में सार्वजनिक तौर पर यह भी कह चुके हैं कि राजीव गांधी ने तो कोई पैसा ही नहीं लिया है। हालांकि राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार और स्वामी के बीच कम से कम सार्वजनिक जीवन में तो दूरी बढ़ती गई। एक और व्यक्ति हैं रामास्वामी वेंकट रमन, जिन्होंने स्वामी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें की हैं। इन बातों की चर्चा सार्वजनिक तौर पर बेहद कम देखने को मिलती हैं। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने अपनी किताब माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखा है कि अक्टूबर की शुरुआत में मेरे पास एक फाइल आई जिसमें रुखसाना सुब्रमण्यम स्वामी यानी सुब्रमण्यम स्वामी की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज बनाने की सिफारिश की गई थी। इस फाइल पर सभी संवैधानिक अधिकारियों की सिफारिश दर्ज थी। श्रीमती स्वामी ने बार में 10 साल 4 माह पूरे कर लिए थे। यह समय संविधान द्वारा तय न्यूनतम अर्हता से कुछ ही महीने ज़्यादा है। 1990 के दौरान उनकी आय 20,000 रुपये प्रतिमाह बताई गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट में कई और महिलाएं प्रैक्टिस कर रही थी जो ज़्यादा बेहतर थी और जिनकी आय भी ज़्यादा थी। उन सभी को नज़रअंदाज करके श्रीमती स्वामी जैसी महिला की नियुक्ति बार का निरादर करना था। इसलिए मैंने पुनर्विचार के लिए वह फाइल प्रधानमंत्री को लौटा दी। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने संसद के केंद्रीय कक्ष में और बाहर मेरे खिलाफ अभियान और जवाबी हमले शुरू कर दिए थे, जिसे मैंने नज़रअंदाज किया। आप सोचिए, यह घटना 90 के दशक की है। आज जिस भाई भतीजावाद अंकल जज सिंड्रोम से भारत की न्याय व्यवस्था ग्रस्त है,
जिस न्यायिक व्यवस्था में जजों की नियुक्ति, प्रोन्नति, अवकाश, कॉलेजियम की बात आज सरकार और संस्थाएं कर रही हैं और जिसके कारण आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी न्यायिक व्यवस्था लड़खड़ाई दिखती है, इसकी जिम्मेदार का कुछ अंश स्वामी जैसे महानुभावों पर भी है, जो अपनी पत्नी की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति तक को निशाने पर लेने से गुरेज नहीं करते हैं। इन्हीं स्वामी की पति रुखसाना अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कहती हैं कि वाजपेयी शुरू से ही जलनखोर शख्स थे, वो किसी भी दूसरे शख्स को ऊपर नहीं आने देते थे। भाजपा के सबसे कद्दावर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके सम्मान में न केवल भाजपा बल्कि पूरा भारत आज भी सर झुकाता है, उन्हीं वाजपेयी को लेकर स्वामी और उनके परिवार के क्या विचार रहे हैं, इस पर एक नज़र डाल देते हैं। स्वामी ने साल 1997 में तमिल साप्ताहिक कुमुदम में अपनी राजनीतिक जीवनी लिखी। यह बात उस समय की है जब वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर थे और 1996 में वे एक बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। वाजपेयी से स्वामी की पुरानी खुन्नस रही थी। उनके मन में भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में क्या धारणा थी, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। जब 1977 में कांग्रेस पार्टी को हराकर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कई लोगों को उम्मीद थी कि इमरजेंसी के दौरान मैंने जो कमाल का प्रतिरोध दिखाया था उसको देखते हुए मुझे कैबिनेट में अवश्य जगह मिलेगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी टांग अड़ाकर इसे रुकवा दिया। उसके यानी अटल बिहारी वाजपेयी के नियंत्रण में जनसंघ के 91 सांसद थे। मुझे इमरजेंसी के नायक के तौर पे जो ख्याति मिली थी उसे वह पचा नहीं सका। उसने मोरारजी देसाई से मिलकर एक ऐसी चालाकी की कि मुझे केवल राज्य मंत्री का ही पद मिल सका। वाजपेयी एक धूर्त व्यक्ति है और मुझे तो शक है कि भारत छोड़ो आंदोलन में उसने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी न की। जापान के विदेश मंत्री ने एक रात्रि भोज रखा था। वाजपेयी जो उस समय देश के विदेश मंत्री के तौर पर आया था, बिल्कुल टुन्न था। मैं भी उस भोज में आमंत्रित था। विदेश मंत्री को नशे में धुत देखकर मैं तो हतप्रभ रह गया। मोरारजी और चरण सिंह रामायण की कैकई की तरह हैं, लेकिन जनता में रामायण में शकुनी की भूमिका वाजपेयी ने निभाई। वाजपेयी से खुन्नस खाने वाले स्वामी अपने जवाबी हमलों के बावजूद वाजपेयी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सके। इसके बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एक बार तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ उनकी स्वास्थ्य संबंधी झूठी खबरों को प्लांट करना शुरू किया था। लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना शायद स्वामी की फितरत में शामिल है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में भी उड़ाई। स्वामी ने एक कार्यक्रम में यह तक कहा कि ताड़का यानी सोनिया गांधी को कैंसर है और वह ज़्यादा दिन नहीं जीने वाली हैं। जिसको मैं ताड़का कहता हूँ, सोनिया नहीं कहता हूँ। ये ताड़का कितने दिन रहेगी इस पर भी मुझे आजकल संदेह है। वहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि इसको कैंसर है और बहुत दिन रहने वाली नहीं है। स्वामी ने यहाँ तक दावा किया कि वाजपेयी के दिल्ली से जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी शायद स्वामी से अच्छी तरह परिचित थे। जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहते हुए 1993 में सुब्रमण्यम स्वामी ने लालकृष्ण आडवाणी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हर्षद मेहता से 3 करोड़ रुपए लिए हैं और स्वामी ने इस आरोप की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आयोग गठित करने की भी मांग की थी। स्वामी की लालकृष्ण आडवाणी के प्रति यह सोच हाल के वर्षों में भी दिखाई दी, जब वर्ष 2016 में वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की इच्छा के विरुद्ध एक किताब आडवाणी के 32 साल नाम से प्रकाशित की गई और इसका विमोचन स्वयं सुब्रमण्यम स्वामी ने किया। मंत्रालय के प्रति स्वामी का प्रेम बेहद गहरा रहा है। स्वामी जब 41 वर्ष के थे उस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक दिन प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री बनने की इच्छा जताई थी। इसलिए वाजपेयी के प्रति उनकी खुन्नस अटल जी की मृत्यु के बाद भी जारी रही। एक ट्वीट में स्वामी ने तो यह भी लिखा है कि नेहरू और एबीवी यानी अटल बिहारी वाजपेयी की बेवकूफ़ी के चलते हम भारतीयों ने यह माना कि तिब्बत और ताइवान चीन का हिस्सा है। ऐसा ही एक अन्य ट्वीट जो साल 2019 में भाजपा के लोकसभा जीतने के बाद किया गया। इस ट्वीट में स्वामी कुछ मृत नेताओं समेत अन्य के बारे में कहते हैं, कर्म विधि सभी अन्याय को समतल करती है। वाजपेयी, हेगड़े, TDK, AJ यानी अरुण जेटली सभी मेरे अनुसार अनुचित रहे हैं। वे सभी मुझे पार्टी से बाहर करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। जनता के सहयोग और उपलब्धियों के साथ मैं पहले की तरह सक्रिय हूँ, यह कर्म का फल है। यही स्वामी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार को गिराने के लिए सोनिया गांधी, मायावती और जयललिता को एक मंच पर लाते हैं। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री बनने की इच्छा जब पूरी ना हो पाई तो स्वामी भाजपा और RSS से इस कदर चिढ़े कि पार्टी को फासिस्ट तक करार दे दिया। उन्होंने RSS के विस्तार को अंग्रेजी साम्राज्यवाद और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से बुरा बता दिया।
वित्त मंत्रालय न मिलने के बाद ही स्वामी ने जयललिता के साथ सोनिया गांधी की बैठक कराई और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी। एक दौर था जब स्वामी ने तीनों राजनेत्रियों को दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के विशेषण से सम्मानित कर दिया था, जबकि यह वही जयललिता थी जिन्हें कभी जेल भेजने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। जयललिता 1991 से 1996 तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के रूप में वे मात्र 1 रुपये प्रतिमाह तनख्वाह लेती थी। स्वामी ने 1996 में जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज कराया। 1996 में स्वामी ने आरोप लगाया कि AIADMK नेता जयललिता की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। नतीजतन 7 दिसंबर 1996 को जयललिता को गिरफ्तार कर लिया गया। 1997 में चेन्नई की एक अदालत में जयललिता के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। दरअसल जयललिता और स्वामी के बीच अनबन के पीछे IAS चंद्रलेखा और जयललिता की दुश्मनी थी। टिड्को की मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए चंद्रलेखा ने मुख्यमंत्री जयललिता द्वारा लाई गई डिवेस्टमेंट पॉलिसी का सार्वजनिक विरोध किया। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि चंद्रलेखा पर एसिड अटैक हुआ। कहते हैं यह अटैक जयललिता के कहने पर हुआ था। चूँकि चंद्रलेखा स्वामी के नज़दीक थी, इसलिए जयललिता और स्वामी की दुश्मनी 1992 में शुरू हुई। एसिड अटैक के बाद चंद्रलेखा ने स्वामी की पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया। स्वामी और जयललिता के बीच मामला इतना बिगड़ा कि स्वामी अपनी जान का खतरा बताकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इतना होने के बावजूद एक समय ऐसा भी आया जब स्वामी ने जयललिता के साथ अपने संबंधों में खुद को सर्वोपरि बताया। सुब्रमण्यम स्वामी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराने के षड्यंत्र के बारे में अपने और जयललिता के बीच के संवाद के बारे में बताते हैं कि जयललिता मेरी विद्वता की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उसने मेरे ज्ञान और मेरी क्षमताओं का सम्मान किया। उसने वास्तव में मेरी प्रशंसा की, लेकिन शशिकला नटराजन के बुरे प्रभाव ने यह सब बर्बाद कर दिया। जयललिता पर उनका पूरा नियंत्रण था। वर्ष 1996 में AIADMK के पतन के बाद वह तबाह हो गई थी। वह 1997 में पार्टी के पुनर्निर्माण और M करुणानिधि के नेतृत्व वाली DMK का मुकाबला करने के लिए मेरी मदद मांगने मेरे घर पर आई थी। वह चाहती थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी मुझे अपना वित्त मंत्री बनाएं। उन्होंने सरकार गिराने का फैसला लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे रिजेक्शन से नफरत थी। वह मुझे वाजपेयी सरकार गिराने के लिए कहती रही। मैंने उसे सलाह दी कि वह जल्दबाजी में कुछ न करे, लेकिन मुझे झुकना पड़ा। मैंने उनसे कहा कि वाजपेयी अगर जाते हैं तो सोनिया गांधी से निपटना होगा। वह उसके लिए तैयार थी। मैंने उनके बीच उस प्रसिद्ध बैठक चाय पार्टी की व्यवस्था की। NDA सरकार गिर गई। 2007 में जयललिता ने मुझसे संपर्क किया। वह चाहती थी कि मैं भारत का राष्ट्रपति बनूं। मैंने उसके प्रस्ताव को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि मेरा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य है। मैं अपने जीतने के अवसरों के बारे में भी निश्चित नहीं था, क्योंकि कई राजनीतिक नेता मुझसे डरते थे। जयललिता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट में लिखते भी हैं कि जयललिता का शासन करना एक बंदर को फूलों की माला देने या गधे को कलपुरा अगरबत्ती की सुगंध की सराहना करने के लिए कहने जैसा है। पाले बदलने के खेल में माहिर स्वामी RSS के विरोध में भी रहे। सरकार गिराने के कुछ समय बाद साल 1999 में वाजपेयी सत्ता में आ गए तो स्वामी ने फिर पक्के सेकुलर नेता का चोला पहन लिया। साल 2001 में फ्रंटलाइन में लिखे एक लेख में वे RSS के बारे में कई नकारात्मक बातें लिखते हैं। स्वामी ने लिखा है, RSS के गेम प्लान का पहला हिस्सा यह है कि अपने सारे विरोधियों को बदनाम करो, लेकिन जो आपकी शरण में आ जाए उसको हर कीमत पर बचाओ। RSS के गेम प्लान का दूसरा हिस्सा यह है कि जो भी संस्था उसके आगे बढ़ने में रुकावट डालती हो या उसके दायरे को सीमित करती हो, उस पर ऐसा वार करो कि जनता का उस पर से विश्वास हट जाए। RSS के गेम प्लान का तीसरा हिस्सा यह है कि अपने एजेंडा को पूरे करने के लिए खाका तैयार रखो। इतिहास की किताबों में क्या बदलाव करना है या रेडी करके रखा है। उन्होंने अपने वफादारों के बीच नए संविधान का प्रारूप भी बंटवा दिया है। वर्ष 2002 तक आते आते स्वामी इतना परेशान हो चुके थे कि अयोध्या मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट में गिरफ्तार करने की मांग कर डालते हैं और कहते हैं कि अयोध्या मामले पर सोनिया गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन है। स्वामी का पूरा राजनीतिक करियर ही विवादित रहा है। बहरहाल स्वामी से जुड़े और विवादों पर नज़र डालते हैं। उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दलाल, हथियारों के सौदागरों के एजेंट, कुख्यात तांत्रिक चंद्रास्वामी और अदनान खशोगी से जुड़ता रहा है। चंद्रास्वामी वही तांत्रिक हैं जिन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगा और 1982 की मिस इंडिया रही पामेला बोर्डिस ने डेली मेल को दे इंटरव्यू में बताया था कि अदनान खशोगी और चंद्रास्वामी के लिए वो सेक्सुअल प्रेजेंट के तौर पर काम करती रही। उनकी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी का इन लोगों से क्या संबंध रहा है। ऐसे ही सुब्रमण्यम स्वामी से जुड़े एक और मामले में कुछ कयास लगाए गए।
जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज, जिनके ऊपर शक था कि इनमें दाऊद के पैसे लगे हैं, इसे लेकर स्वामी पर आरोप है कि उनकी विवादास्पद डील के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर स्वामी ने अपनी जनहित याचिका के एवज में जेट के मालिक नरेश गोयल से करोड़ों रुपए वसूले, जिससे बार बार मुकदमा स्वतः ही कमजोर कर लिया गया। परिणाम स्वरूप गोयल भी विजय माल्या की तरह बच निकले। यहाँ एक बात दिलचस्प है कि स्वामी ने 2003 से 2010 के बीच विजय माल्या को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था। अब सवाल उठता है कि स्वामी को क्या कोई और व्यक्ति अपनी पार्टी के लिए नहीं मिला था, जो अय्याश किस्म के इंसान और बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए लूटकर विदेश भागने वाले शराब निर्माता विजय माल्या को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। विजय माल्या से स्वामी का ऐसा प्रेम था कि जुलाई 2019 में स्वामी ने विजय माल्या मामले को लेकर तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को ही घेरना शुरू कर दिया था। सीबीआई के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर ए के शर्मा का बचाव करते हुए स्वामी ने कहा था कि लुकआउट नोटिस को रद्द करने का ठीकरा सीबीआई के सिर पर फोड़ना गलत है। शर्मा बेहतर अधिकारी हैं, ऐसे में इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर शीर्ष पदों पर बैठे किस व्यक्ति ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। इसका दूसरा पक्ष यह है कि वित्त मंत्री के सपने देखकर बुजुर्ग हो चुके स्वामी पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली से चिढ़ते थे। वित्त मंत्री बनने की लालसा ने तो स्वामी से यहाँ तक बुलवा दिया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने की क्षमता केवल उनमें ही है, इसलिए उन्हें भारत का वित्त मंत्री बनाना चाहिए। इसलिए ऐसे कई मौक़ों पर स्वामी जेटली पर हमलावर रहे और निजी स्वार्थों के चलते उनके द्वारा लाई गई आर्थिक नीतियों को कोसते रहे। स्वामी कहते रहे हैं कि नोटबंदी के बाद आम आदमी नकदी के संकट का सामना कर रहा है। आम आदमी को इससे राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्री तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं। मैंने अरविंद सुब्रमण्यम और दास को जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाए थे, मगर जेटली उनके समर्थन में उतर गए थे। मगर अब पता चल रहा है कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की थी। उसके लिए किसी को तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। नोटबंदी के बाद से ही आज भारत रिकॉर्ड डिजिटल पेमेंट कर रहा है। हालांकि स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पीएम मोदी और जेटली को अर्थशास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। अपने मंत्रालय से जुड़े अफसरों को लगातार निशाने पर लिए जाने के बाद जेटली ने एक बार स्वामी को चेताया था। इस पर स्वामी ने खून खराबा करने की धमकी तक दे डाली। जो लोग मुझे डिसिप्लिन और संयम बरतने की बिना मांगी सलाह दे रहे हैं, वे यह नहीं समझ रहे हैं कि अगर मैंने डिसिप्लिन तोड़ा तो खून खराबा हो जाएगा। जेटली के प्रति वह इतनी दुर्भावना रखते थे कि जब जेटली आईसीयू में थे तो स्वामी किसी की मौत की दुआ करते हुए प्रतीत हो रहे थे। बीजेपी को अपने मंत्रियों को यह फरमान देना चाहिए कि विदेश दौरों पर वह ट्रेडिशनल और मॉडर्न कपड़े पहने। कोट और टाई में वह वेटरों जैसे नजर आते हैं। ऐसे ही कई ट्वीट्स के द्वारा हम उनके व्यक्तित्व को और अधिक जान सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी न केवल राजनेताओं के लिए विशेषणों का प्रयोग करते रहे हैं, बल्कि वे भारत के नामी उद्योगपतियों पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। उन्होंने धीरूभाई अंबानी को वन ऑफ दोज पापा डॉग्स ऑफ बनाना रिपब्लिक्स और रतन टाटा को रॉटेन कहकर काफ़ी बार मजाक उड़ाया है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ अक्सर ट्विटर के जरिए ही हमलावर रहते हैं। आखिर वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी लड़ाई है क्रेडिट लेने की, जिससे सस्ती लोकप्रियता भी हासिल हो जाती है और यह स्वामी का सबसे पसंदीदा काम भी रहा है। ऐसा ही एक वाकया है जहां वह कैलाश मानसरोवर यात्रा के शुरू होने का श्रेय स्वयं ले लेते हैं। वर्षों से सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े दावे किए हैं कि कैसे उन्होंने 1981 में कैलाश मानसरोवर मार्ग को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका दावा है कि मोरारजी देसाई ने उन्हें 1977 में चीनियों के साथ बातचीत करने के लिए चुना था। चीन मुझे मित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय चीन और रूस के बीच में बड़ी शत्रुता थी। तो मोरारजी देसाई ने मुझसे कहा था कि तुम चीन से बात करो। स्वामी ने दावा किया था कि 1981 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति डेंग सियाओपिंग के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कैलाश मानसरोवर मार्ग खोलने के लिए बातचीत की थी, जिस पर चीन सहमत हो गया था। स्वामी का यह भी दावा है कि उन्होंने स्वयं 1981 में 20 तीर्थ यात्रियों के पहले समूह का नेतृत्व किया था। द हिंदू में एक लेख में स्वामी ने दावा किया है कि उन्हें मोरारजी देसाई द्वारा चुना गया था क्योंकि वे मंदारिन बोलना जानते थे। मंदारिन चीनी भाषा है। स्वामी के समर्थकों का यह भी दावा है कि स्वामी को 1 साल में मंदारिन सीखने की चुनौती दी गई थी और उन्होंने इसे मात्र 3 महीने में ही सीख लिया था। अब सवाल यह है कि क्या वे सच में मंदारिन बोल सकते थे? जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक वाक्य। वो वाक्य हिंदी में चीनी भाषा बोलने वाले विदेशी से डरो है। That means do not fear the gods. Tian is sky. Do not fear the devil because that is below the ground. Ti. But do fear the foreigner who can speak Chinese. हर मौकों पर वह यही कहानी दोहराते रहते हैं। I speak
the Chinese say there is a phrase which every child is taught in China, which in Chinese goes like this: "天不怕，地不怕，就怕养鬼子，为首中国哈." Means do not fear the gods, do not fear the devil, but do fear the foreigner who knows how to speak Chinese. स्वामी के दावों के विपरीत यह तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 1979 में चीनियों तक पहुंचने और कैलाश मानसरोवर मार्ग को फिर से खोलने पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाजपेयी की यात्रा के परिणाम स्वरूप चीन ने बाद में तिब्बत में कैलाश मानसरोवर को भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोल दिया। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार एस.एल. भैरप्पा ने 1981 में भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी। भैरप्पा ने अपनी आत्मकथा भीति में वर्णित किया है कि कैसे स्वामी ने कैलाश मानसरोवर को फिर से खोलने का श्रेय हड़प लिया। भैरप्पा ने ऐसे उदाहरणों का भी वर्णन किया जो साबित करते हैं कि बदमाश स्वामी मंदारिन नहीं जानते थे और मानसरोवर यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। साथ ही भैरप्पा ने स्वामी के खराब स्वास्थ्य का उल्लेख उनके लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के पीछे का कारण बताया, लेकिन स्वामी का संस्करण इससे बहुत दूर है। स्वामी की देंग जियाओपिंग के साथ बैठक का पूरा वर्णन इस लेख में है। यह लेख स्वामी द्वारा इंडिया टुडे को स्वयं प्रदान किया गया था, लेकिन इसमें कहीं भी कैलाश मानसरोवर का उल्लेख नहीं मिलता है। आज वह हर मौके पर राम मंदिर निर्माण के लिए सिर्फ स्वयं को ही श्रेय देते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। राम मंदिर को लेकर भी स्वामी ने कई बार क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी अर्जी 2018 में ही खारिज कर दी थी। वे न तो इस मामले में पार्टी थे और न ही लीगल टीम के सदस्य। सहयोग देने के इतर उन्होंने सरयू नदी के किनारे मस्जिद बनवाने तक की वकालत कर दी थी। हम कहाँ कहते हैं कि आप मस्जिद नहीं बनाएं, हमारे देश में मस्जिद बनता है। मदीना एजुकेशन ट्रस्ट में दिए अपने भाषण में सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। स्वामी ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने के लिए भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की कड़े शब्दों में निंदा भी की थी। उन्होंने इन तीनों संगठनों को आतंकवादी तक घोषित करने और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से इन तीनों संगठनों को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। उन्होंने यह तक कहा था कि सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि बाबरी को दोबारा बनाया जाए और उसे मुस्लिमों के हवाले किया जाए। इस बीच वो भाजपा का एजेंडा मुस्लिमों को तोड़ना बताते रहे, लेकिन फिर एक बार पलटी मारते हुए 2011 में हिंदुत्व की पैरवी करते सुब्रमण्यम स्वामी देखे गए। स्वामी साहब, उन्होंने वैचारिक दिवालियापन कहा है बाकी पार्टियों का। The problem with the BJP's definition of nationalism is it's totally negative. It's defined in terms of how much the Muslims lose. All their programs, if you highlight, they are all oriented towards that. Take for example Article 370. Now there's a similar Article 371, but they'll never talk about that. That deals with Northeast, which says the same thing. But same thing with the Ram Mandir. They don't talk about Kailash Mansarovar, which is even more pavitra for us. So their whole program is not in terms of any constructive program, but in terms of how the Muslims can be brought down. That is the main objection to their definition of nationalism. इनके सारे लोग चंद लोगों को छोड़कर जो सोनिया के प्रति बड़े मुलायम हैं, उनको छोड़कर मेरी मित्रता तो सबसे है बीजेपी में। लेकिन मूल समय का आवश्यकता है कि हिंदुत्व की शक्ति जो है, और हिंदुत्व ही जोड़ सकती है देश को आज, उसके लिए एक पुनरुत्थान के लिए ये शक्तियों इकट्ठा होनी चाहिए। हैरानी तो तब होती है जब वो यह कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई योगदान ही नहीं है, बल्कि इसका श्रेय राजीव गांधी और नरसिम्हा राव को जाता है। क्या इस बात की संभावना भी हो सकती है कि स्वामी ने यह झूठ बोलकर कि वह राम जन्मभूमि के लिए सर्वोच्च अदालत में मुकदमा लड़ रहे हैं, दुनिया भर से किसी भी तरह की या कई तरह की मदद ली हो? हालांकि यह कहना मुश्किल है। हकीकत यह है कि स्वामी का राम जन्मभूमि को लेकर योगदान की बात मात्र भ्रम है। सर्वोच्च अदालत ने यहाँ तक स्पष्ट कर दिया था कि राम जन्मभूमि विवाद में वह केवल उन्हीं लोगों की बात सुनेगी जो इस मामले में भूमि स्वामित्व के दावेदार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वामी जैसे लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए शामिल थे और तमाम तरह के झूठे दावे कर रहे थे कि वे राम मंदिर बनवा देंगे, जबकि उनकी इस प्रक्रिया में कम से कम कानूनी भूमिका तो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनकी याचिका सुनने से भी इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था, बहुत हो गया, अयोध्या मामले में दोनों पक्ष आज शाम 5 बजे तक बहस पूरी कर लें। ऐसा लगता है क्रेडिट लेने के लिए न्यायिक प्रक्रिया में विलंब करके मात्र सुर्खियों में ही रहना उनका काम रहा है। दरअसल
हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़कर स्वामी अपने अस्तित्व को बरकरार रखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही सुनंदा पुष्कर मामले में भी देखा गया, जहां बिन बुलाए मेहमान की तरह पक्षकार बनने की तैयारी में थे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका जनहित याचिका नहीं है और वे इसका मिसयूज ना करें। ऐसे ही उन्होंने सुशांत सिंह मामले को भी तुरंत लपक लिया और जांच से पहले ही ट्वीट कर बता दिया कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है और उसके पीछे मकसद क्या है। बाद में जब सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुमति दी गई तो इसके बाद भी जांच के दौरान स्वामी कहते हैं कि पीएमओ के तहत है सीबीआई, मोदी से पूछो। एक जांच तो यह भी हो सकती है कि स्वामी ने जितने भी मामले सोशल मीडिया की चकाचौंध पाने के लिए उठाए और उनका क्रेडिट लेते दिखे, उसमें से वह कितने मामलों को अंजाम तक ले गए। इस क्रेडिट पाने के लिए ट्विटर पर वह कई बार बेइज्जत भी हो चुके हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात की साक्षी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ज्ञानवापी को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उन्हें वरिष्ठ हिंदू आचार्य की कमेटी का चेयरमैन चुना गया है और वाराणसी के जगत गुरु शंकराचार्य जितेंद्र को इसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी के दावे का स्वामी जितेंद्र ने तुरंत ही खंडन कर दिया था। अखिल भारतीय संत समिति के मूल प्रस्तावों में अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों एक साथ थे। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जिस यशस्विता के साथ एक बड़े परिसर का आकार लेता हुआ दिख रहा है, यह हम सभी संतों के लिए स्वागत का विषय है। इसके अलावा स्वामी ने जेईई मेंस परीक्षा को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की। इसमें उन्होंने दावा किया कि 18 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, लेकिन सिर्फ 8 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। सुब्रमण्यम स्वामी के इस भ्रम को तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बयान जारी कर दूर किया। उन्होंने कहा कि जेईई मेंस की परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या 18 लाख नहीं बल्कि 8.58 लाख है। सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह भ्रम फैलाते हैं, इसका एक और उदाहरण देखिए। 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था तो स्वामी ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ बेहद आक्रामक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के विरोध में जब इन्हें सिख संगठनों से धमकी आई तो दौड़कर वे अमृतसर पहुंच गए और स्वर्ण मंदिर में डेरा जमाए हुए भिंडरावाले के पैरों में पड़ गए। मंदिर के भीतर का माहौल छावनी जैसा था। चारों ओर निहंग बंदूकें और शस्त्र ताने हुए खड़े थे। यह सब देखकर भी स्वामी की हिम्मत नहीं हुई कि वे भारत सरकार को अंदर की सच्चाई बता दें। स्वामी ने भिंडरावाले से मिलने के बाद बाहर आकर झूठा बयान दिया कि अंदर कोई हथियार ही नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि भिंडरावाले को मैं संत कहता हूँ। वो संत ही था, पर 35 साल उम्र के थे। सुब्रमण्यम स्वामी का व्यक्तित्व किस कदर दोहरे रवैये वाला रहा है, इसका हालिया उदाहरण 19 मई 2022 का है, जब वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की मांग करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं कि दोनों सदनों में बहुमत होने के बावजूद भी सरकार इस एक्ट को नहीं हटा पा रही है। स्वामी ने इससे पहले भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि स्वामी, जो आज इस एक्ट के घोर विरोधी नजर आ रहे हैं, वे 12 सितंबर 1991 को जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब इसके घोर समर्थक थे। उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि यह समस्या को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार राम जन्मभूमि मुद्दे की स्थिति को बदलने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और ज़रूरत पड़ी तो वे यूपी में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए भी तैयार रहेंगे। भाजपा या नरेंद्र मोदी के प्रति सुब्रमण्यम स्वामी की दुर्भावना का एक कारण यह भी हो सकता है कि इमरजेंसी के उस दौर में स्वामी केवल सांसद थे और नरेंद्र मोदी तो उस समय संघ के प्रचारक थे। आज वही नरेंद्र मोदी 8 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वामी सांसदी तक ही पहुंच पाए और अब तो शायद सांसदी बचाने के लायक भी ना बचें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।